फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं उत्कृष्ट अकेडमी सीटेट का पेड टेस्ट संख्या 10 का सॉल्यूशन। अगर बात की जाए टेस्ट 10 के पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सभी सहायता करती है। इसका मतलब क्या है कि आप एक अध्यापक हैं और आपको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप जो है अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। यानी कि जो ऐसी गतिविधि, सामूहिक गतिविधि का मतलब है कि ऐसी गतिविधि जो समूह में की जाए, ऐसी गतिविधि जो समूह में की जाए जहाँ एक से अधिक लोग हों, वो गतिविधि में शामिल हो। ये सीखने के अतिरिक्त और किन किन चीज़ों को बढ़ावा देती है, तो पहला ये विकल्प दिया गया है कि दुश्चिंता को बढ़ावा देती है, फिर सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। तो देखिए, दुश्चिंता का मतलब किसी चीज़ की चिंता को लेकर के अधिक बढ़ा देना। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप बालकों को सामूहिक गतिविधि में सम्मिलित करते हैं तो क्या उनकी दुश्चिंता बढ़ जाएगी? तो सामूहिक गतिविधि में एक साथ बैठने में कभी दुश्चिंता हमारी नहीं बढ़ती है। फिर सामाजिकरण है, मूल्य द्वंद्व है, आक्रामकता है। देखिए, आक्रामकता को देखा जाए तो जब हम सामूहिक गतिविधि में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ हम कम अटैकिंग होते हैं। जनरली देखने में आता है कि हम अटैकिंग कम होते हैं, क्योंकि जितने लोगों को हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो सब स्थिर होते हैं, सामान्य व्यवहार करते हैं। इसलिए हम भी क्या चाहते हैं, सामान्य व्यवहार करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो हमारी आक्रामकता है वो कहीं ना कहीं छिप जाती है। तो ये चौथा विकल्प भी नहीं होगा। बात की मूल्य द्वंद्व की, तो मूल्य द्वंद्व का मतलब कि जो वैल्यू है, जो चीज़ें हैं, उनमें क्या द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव का द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो सामूहिक गतिविधि करने पे यह भी नहीं उत्पन्न होता है। अगर बालकों को आप लर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं, सामूहिक गतिविधि में सम्मिलित करते हैं, तो उनके सीखने की प्रक्रिया तो सुगम होती है, उसके साथ साथ उनका क्या होता है, सामाजिकरण होता है। यानी कि खाली स्थान पे हम क्या लिखेंगे, सामाजिकरण लिखेंगे, बी वाला विकल्प लिखेंगे। और सामाजिकरण जो है वो समाज से होता है। बालकों में जो सामाजिक विकास है वो कैसे होता है, समाज से होता है। इसी संदर्भ में हम लोग एक सिद्धांत भी पढ़ते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहेंगे वाइगोत्स्की। सामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहेंगे वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। तो यहाँ अगर हम समूह में गतिविधि करते हैं तो हमारी सीखने की जो प्रक्रिया वो तो सुगम होती है, साथ ही साथ हमारा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया भी बढ़ती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी में सहायता की आवश्यकता है। कोई स्टूडेंट है, क्या करता है कि अपने समूह के प्रति क्या करता है, आक्रामक व्यवहार करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह समूह तक पहुंच चुका है और समूह के अगेंस्ट जाकर वह आक्रामक व्यवहार करता है और जो विद्यालय के मानदंड है उनको नहीं मानता है। इस विद्यार्थी में किस चीज़ के लिए सहायता आपको करना होगा, तो ध्यान दीजिए, विकल्प दिया भावात्मक क्षेत्र, फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम है, यानी कि ब्लूम के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उस प्रकार के क्षेत्र की बात कर रहा है। यानी कि प्रश्न वहाँ से आपका जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ज्ञानात्मक में जो हमने ये चर्चा की थी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक 3 क्षेत्र होते हैं। तो ज्ञानात्मक में हमने चर्चा की थी कि ज्ञानात्मक में बालकों को जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। क्या प्रयास किया जाता है, जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। और जो भावात्मक होता है, भावात्मक बालक उन जानकारियों को समझने का प्रयास करता है, या हम ये कह लें कि इन बालकों में इस स्तर का प्रयास किया जाता है कि बालकों में जो जानकारी दी गई उसकी समझ विकसित हो जाए, ये भावात्मक होता है। और जब क्रियात्मक या कौशलात्मक की बात की जाती है तो जिन जानकारी को बालक को दिया गया था, जिसको बालक ने समझा था भावात्मक में, उसका वह क्या करता है, क्रियात्मक में प्रयोग करता है। तो ये ब्लूम के तीनों जो विकास के क्षेत्र थे, या हम कह लें कि जो शिक्षण के उद्देश्य 3 प्रकार के थे, उसके आधार पर ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और कहा गया कि मानदंडों को नहीं मानता है। तो मानदंडों को नहीं मानता, इसका मतलब जानता तो है ना,
मानदंड को जानता है, केवल मान नहीं रहा है ना, तो मानता कब, जब वो समझता है चीज़ों को। इसका मतलब वो नहीं समझ पाया, उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाया अभी कि वो मानदंड क्या है, क्यों हमें प्रयोग मिलाना चाहिए, इसलिए वह उसका फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब कि उसके अंदर किस प्रकार की चीज़ की आवश्यकता है, उसको भावात्मक क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे अंदर जो समझ विकसित करता है वो कौन सा क्षेत्र करता है, वो भावात्मक क्षेत्र करता है। मैं फिर एक बार बता दूँ कि ब्लूम ने जो 3 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य बताए, उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक बताया। कहा कि ज्ञानात्मक में जो शिक्षक है वो केवल बालकों को ज्ञान यानी कि जानकारी देने का प्रयास करता है, और भावात्मक में उसी जानकारी की समझ बालकों में होती है, और तीसरा क्रियात्मक में जिस ज्ञान को उसने प्राप्त किया है, जिसको समझा है, उसी के आधार पर वह क्रिया या व्यवहार करता है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके भावनात्मक क्षेत्र में भी कमी है और वहाँ पर सहयोग करने की आवश्यकता है, यानी कि आपका ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवांशिकता संबंधी कारक का मतलब, देखिए आनुवांशिक पहले जान लीजिए क्या होता है। आनुवांशिक का मतलब होता है कि माता पिता, नोट कर लीजिएगा, कि आपके माता पिता या पूर्वजों से जिन गुणों का हस्तांतरण संतानों में होता है उसको हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। और जो गुण हमारे अंदर जन्मजात तरीके से पाए जाते हैं, जो गुण हमारे अंदर जन्मजात तरीके से पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम आनुवांशिक कहते हैं। यानी कि हमें अपने माता पिता या पूर्वजों से मिले हैं, और जो गुण आनुवांशिक मिलते हैं इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आनुवांशिक गुणों में कभी परिवर्तन नहीं होता है, और आनुवांशिक उनको कहते हैं कि जो गुण जन्म के साथ ही हमारे अंदर विद्यमान थे, जो गुण हमें अपने माता पिता या पूर्वजों से मिले हैं। तो आइए देखते हैं चारों विकल्प किनमें से कौन सा ऐसी विशेषता है जो माता पिता या पूर्वजों से मिलती है। पहला है आँखों का रंग, फिर सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह की प्रति अभिव्यक्ति, और चिंतन पैटर्न। तो देखिए चिंतन पैटर्न ये आपके कहीं ना कहीं जो है ये जन्मजात नहीं होती। अगर इसके पीछे का एक फैक्टर देखा जाए, बुद्धि को देखा जाए, तो बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन आप किस स्तर पे सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका है, ये जन्मजात नहीं होता। ये तो आप वातावरण के साथ सामंजस्य करते हैं, और आपकी जो जन्मजात बुद्धि है उसके साथ अंतःक्रिया करने के बाद चिंतन आप में डेवलप होता है। तो ये कहीं ना कहीं आनुवंशिक नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति, यानी कि जो समकक्ष का मतलब जो हमारे समान है, ठीक है, जो हमारे समान व्यक्ति हैं उनका जो समूह है के प्रति अभिवृत्ति, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारी रुचि क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, किस प्रकार की चीज़ों को हम सोचते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आनुवंशिक नहीं होता है। अब देखा जाए बी वाला विकल्प कि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तो हम सामाजिक गतिविधि में कितना सक्रिय, कितने भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, यह भी जन्मजात हमको नहीं मिलता। अब एकमात्र विकल्प बचता है क्या, आँखों का रंग। तो नोट कर लीजिएगा, आँखों का रंग जो है ये आनुवंशिक होता है। क्या, आँखों का रंग, जैसे कि कुछ लोगों की आंखें काली होती है, कुछ लोगों की आंखें ब्राउन कलर में होती हैं, तो ये आँखों का रंग क्या है, ये आनुवंशिक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ अगर आपसे कहते हैं वर्णांधता, तो वर्णांधता एक ऐसी समस्या है जो क्या है, ये आनुवंशिक है कि जन्म के साथ हमारे अंदर पाई जाती है और आगे चल के इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता, वर्णांधता जो है ये आनुवंशिक समस्या है। अगर ये देखा जाए कि शरीर में जो बाल नहीं होते, यानी कि जिसको गंजापन आप कहते हैं, तो ये भी क्या, ये भी कहीं ना कहीं आनुवंशिक होता है। ठीक है, या हीमोफीलिया की बात की जाए तो भी क्या है, वो भी जो है वो आपके अंदर देखा जाता है कि वह भी आनुवंशिक होता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आनुवंशिक होती हैं आपके अंदर, जैसे आँखों का रंग भी यहाँ पर देखा। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक क्या होता है, आनुवंशिक होता है आपके शरीर की कद काठी, बनावट, ये सब भी क्या होता है, आनुवंशिक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा प्रश्न लेते हैं कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रायः की ओर संकेत करती हैं। यानी कि हम एज ए टीचर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो स्टूडेंट्स के फॉल्ट्स हैं, जो त्रुटियां हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। कह रहा है क्योंकि वह संकेत करती है, यानी कि त्रुटियां किस तरह संकेत करती हैं। तो पहला, योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश देना। तो देखिए ये तो ठीक है कि आपको वो चीज़ें समझाती हैं कि हाँ योग्यता क्या है, समूह कैसे बनेगा, लेकिन आप ना समावेशी शिक्षा चल रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा में कभी आप कोई समूह नहीं बना सकते कि हम कह दें कि प्रतिभाशाली बालक को अलग रखेंगे, मंदबुद्धि को अलग रखेंगे, सामान्य को अलग रखेंगे। आप अलग नहीं रख सकते, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी क्या है, सभी एक समान है। और जब प्रतिभाशाली, सामान्य और मंदबुद्धि सब एक साथ बैठते हैं तो उनके बीच जो आपस में अंतःक्रिया होती है, तो कभी कभी ये डाउन फिल्ट्रेशन वाला काम करता है। जैसे हमने
मैकाले में पढ़ा था ना कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, अभी आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे कि ऊपर से नीचे की ओर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली बालकों से जो मंदबुद्धि बालक है उनको लाभ भी हो जाता है, इसलिए हम समूह तो बनाएंगे नहीं। तो ए वाला विकल्प हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बी वाले की बात की भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, तो देखिए भिन्न प्रकार की पाठचर्या के संदर्भ में भी समावेश शिक्षा नहीं कहती, इसलिए भी आपका क्या होगा, गलत होगा। उनके ज्ञान की सीमा, देखिए किसी भी स्टूडेंट की ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लिमिट नहीं होता है। हम जितना ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में जुड़े रहते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हाँ, मान लीजिए अपने आप को या मैं स्वयं को एज एग्जांपल ले लूँ कि मैं कहूँ कि नहीं मेरी सीमा, मेरी लिमिट ही इतनी, मैं इतना सीख सकता हूँ, तो ये गलत है। आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा एफर्ट करते जाएंगे, जितना प्रयास करते जाएंगे ना, उतना निरंतर सीखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं है, ना तो सीखने की सीमा, ना तो आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। किताबों में जो नॉलेज दी गई उसकी लिमिट है, किताबों में जो जानकारी दी गई उसकी लिमिट है, बाकी चीज़ों की लिमिट है, पर एक व्यक्ति के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वह कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी जान सकता है, कुछ भी समझ सकता है। ठीक है, तो ये विकल्प नहीं होगा। अब चौथा है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ, यानी कि अगर हम बालकों के कमियों का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, आवश्यक उपचारात्मक कमियाँ। बिल्कुल सही चीज़ है कि हमें ये पता चलता है कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि हम बालकों में क्या क्या उपाय करके उनका उपचार कर सकते हैं। जब तक हम कारण का एनालिसिस नहीं करेंगे, कारण को नहीं जानेंगे, कारण का निदान नहीं करेंगे, तब तक हम उपचार के विषय में नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये कहते हैं कि छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों से ही हमें समाधान का पता चलता है। उपचारात्मक विधियाँ क्या हैं ये हमें पता चलेगी, युक्ति क्या है ये पता चलेगी। क्योंकि जब हम देखेंगे ना कि कोई बालक है वो पर डे क्लास में लेट आता है 10 मिनट, तो कहीं ना कहीं ये उसकी प्रॉब्लम है। अब हम पहले तो ये जानेंगे ना कि वो लेट क्यों आता है। जब हम ये जान जाएंगे कि हाँ बच्चा लेट क्यों, तभी तो हम उसके विषय में उपाय कर सकेंगे। मान लीजिए हमने पता किया कि बालक लेट क्यों आता है, तो पता चला कि विद्यालय से उसका घर 10 किलोमीटर दूर है और घर के कार्य संपन्न करके वो वहाँ से निकलता है, पैदल आता है, इस वजह से 10 मिनट लेट आता है। तो पहले मैंने कारण जाना, अब मैं इसकी समस्या का ये समाधान कर सकता हूँ कि हाँ भाई चलो उसको मैं साइकिल दिलवा दूँ, तो वो समस्या आ सकता है। इसका मतलब जो मैंने साइकिल दिलवाई तो क्या वो उपचारात्मक युक्ति हो गई, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमें कारण को तो जानना होगा। इसीलिए कहते हैं कि छात्रों की त्रुटियों का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि उनकी जो आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ हैं उनका पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि वंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए, तो मान लीजिए कि जैसे आप दो मित्र हैं और आप, एक का नाम क्या है, वंजना है, और दूसरे का नाम क्या है, संजना है। तो ये देखा जाए कि संजना पाठ को जल्दी याद कर लेती है और वंजना पाठ को बाद में याद कर पाती है, जबकि दोनों मित्र हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न का अध्ययन करें तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो क्या, ये सामान्य शिक्षण सूत्र है। क्या ये सामान्य शिक्षण सूत्र है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर तो ठीक है, सामान्य से विशिष्ट का मतलब होता है पहले आसान चीज़ें फिर विशेष चीज़ें। तो यहाँ इस पूरे प्रश्न में कहीं सामान्य और विशेष की बात की ही नहीं गई है, कहीं आसान और जटिल की बात ही नहीं की गई। यहाँ तो सीधी ये बात कही गई ना कि एक जल्दी सीखता है, एक बाद में सीखता है। जबकि हो सकता है कि सिखाने के कंडीशंस समान हो, मेथड समान हो, सिलेबस एक समान दिया, सारी चीज़ें एक समान होने के बाद भी रंजना और संजना में ये देखा जाता है कि एक जल्दी सीखती है, एक बाद में सीखती है। तो इसके पीछे कारण क्या होगा, निरंतरता लिखा गया। तो निरंतरता का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो इसमें भी कहीं पूरे प्रश्न को आप देखेंगे कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है, निरंतर चलने वाली बात की गई है। और अंतर संबंध का मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना, तो एक दूसरे से जुड़े होने की बात तो की गई है, लेकिन कहीं ये इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि हाँ वो अलग अलग सीखते हैं, उसके पीछे अंतर संबंध नहीं होता। अंतर संबंध का मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा होना। ठीक है, जैसे वंजना संजना कह दिया जाए तो वह अंतर संबंधित, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो मित्र है, या कहिए सीखने की विषय वस्तु क्या दोनों की समान, लेकिन अंतर संबंध कभी भी आपके सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर नहीं उत्पन्न करता है। अंतर जो उत्पन्न करता है वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि व्यक्तियों के मध्य जो अंतर होता है वही सीखने की प्रक्रिया में अंतर उत्पन्न कर देता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक क्लास में मान लीजिए आप एक समय क्या करते हैं कि 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक समय में आप एक साथ 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो चीज़ें अभी आप बता रहे हैं वो आवश्यक नहीं है कि एक साथ 40 के 40 बच्चे सीख जाएं। जैसे मान लीजिए अभी इस वीडियो को 25 लोग देख रहे हैं, ठीक, 25 लोग देख रहे हैं, तो आवश्यक नहीं कि मैंने जो बताया वो 25 के 25 समझ जाए। क्यों है, तो सबके पास वो क्षमता, जैसे सबने डीएलएड किया, सबने सीटेट के लिए आवेदन किया या बीएड किया आवेदन किया है, उतनी सारी चीज़ें सबके पास है।
लेकिन उसमें क्या देखा जाएगा कि ये जो सीखने के जो अंतर है, कुछ लोग आसानी से सीख जाएंगे, कुछ लोग उसको नहीं सीख पाएंगे, ये अंतर देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति भिन्नता है जिसकी वजह से सीखने की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो पहले तो जानिए कि ये 4 विकल्प लिखे गए ना, इसमें से 3 क्या हैं, 3 वातावरणीय कारक है और एक क्योंकि के अतिरिक्त पूछा गया, इसका मतलब कि जो निगेटिव है इन चारों में से 3 से डिफरेंट जो है उसको हमें चूज करना है। क्वेश्चन लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन किसके अतिरिक्त वातावरणीय कारक विकास को आकार देते। इसका मतलब जो 4 विकल्प लिखे गए ना, इसमें से 3 वातावरणीय कारक है और एक वातावरणीय नहीं है, तो जो वातावरणीय नहीं उसी की हमें पहचान करना है। अब आप सोचेंगे कि वातावरणीय किसे कहेंगे, तो वातावरणीय का कारक कि जो चीज़ें हमें वातावरण में मिलती हैं वो क्या है, वातावरणीय कारक है। तो देखिए पौष्टिक की गुणवत्ता, तो पौष्टिकता आपको कहाँ से मिलती है, ये वातावरण जनित है। संस्कृति क्या है, ये वातावरण जनित है। शिक्षा की गुणात्मकता क्या है, ये वातावरण जनित है। और शारीरिक गठन क्या है, ये आपका आनुवंशिक है। शारीरिक गठन क्या है, आनुवंशिक। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि अपने शरीर की कद काठी, बनावट, रंग रूप क्या है, आंखों का रंग क्या है, ये सब हमें कैसे मिलती है, ये सब हमें आनुवंशिक मिलते हैं। तो देखिए इन चारों विकल्पों में आनुवंशिकता यानी कि शारीरिक गठन ऐसा है जो वातावरणीय कारक नहीं है और इसी की हमें पहचान करना था। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त वातावरणीय कारक विकास को आकार देते। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त बाकी ये समस्त प्रकार के जो 3 लिखे गए हैं, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये विकास को आकार देते। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किससे बचती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। अब ये आप सोचेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है बेटा कि लिंग के आधार पे कार्यों को लेकर के या मानसिकता को निर्धारित कर लेना पहले से ही। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि ये निर्धारित कर लेना कि घर में साफ सफाई का काम बालिकाएं करेंगी और जो है लड़ाई झगड़ा या खेल कूद या भाग दौड़ का काम, बाजार जाने का काम वो बालक करेगा। अगर इस किताब में ऐसा कुछ लिखा गया है तो क्या वो लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो जो अच्छी पाठ्यपुस्तक है वो इससे बचने का प्रयास करती है। सीधा सीधा सी वाला विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं बताऊं तो कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं और आप देख रहे हैं कि 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 के 10 प्रैक्टिस सेट में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चर्चा की गई। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसके आपको काम करने की आवश्यकता है। हालांकि जब वस्तु स्थायित्व की बात की जाएगी तो किस में आ जाएगी, ये संवेदी प्रेरक चरण में आ जाएगा, यानी कि जो पहली अवस्था है इसमें आ जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आपको सभी अवस्थाओं के नाम और जो समय है उसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या शामिल है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बढ़ते समय के साथ उनमें क्या होती है, परिवर्तित तो होती चली जाती है। तो देखा जाए तो पहली चीज़ तो विकास का रूप बदलता है, बिल्कुल सही बात है। विकास जैसे से होता है यानी कि हमारे अंदर जैसे जैसे चेंज आते हैं हमारे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये बात सही है। विकास की दर देखा जाए तो विकास की दर भी बदलती चली जाती है। मैंने कई बार बताया कि विकास की दर जो आपकी दर होती है वो हमेशा क्या होती है, अपरिष्कृत से परिष्कृत होती है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगी तब भी कहीं ना कहीं यह बदलेगी। ठीक है, अनुक्रम जो है विकास का जो अनुक्रम है यानी कि विकास का जो क्रम है वो भी क्या होता है, बदलता है। आप जैसे जैसे आगे जाते हैं उसमें आप निम्न से उच्च स्तर की तरफ धीरे धीरे चले जाते हैं, आपकी कार्य क्षमता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो अगर देखा जाए इस प्रश्न के संदर्भ में तो आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो समय के साथ इन सारी चीज़ों में परिवर्तन होता चला जाता है। अब आज के आखिरी क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण नहीं तो क्या कही जाती है। तो देखिए जैसे ही आपको ये शब्द मिलता है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बेटा आपको ये नूतन शब्द मिलता है, नूतन का मतलब क्या होता है, नवीन, नवीन या नया। और क्या है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण नहीं तो क्या कही जाएगी। तो नूतन से ही क्या बनता है, आपका रचनात्मकता बनती है। नूतन से ही क्या है, रचनात्मकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी उसको कहते हैं जिसमें हम कुछ नया करते हैं, कुछ नवीन उत्पन्न करते हैं, जो बाकी से क्या होता है,
डिफरेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नवीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो 10 वाला क्वेश्चन है, 10 वाले का ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।